एक बार वापस सभी का स्वागत। पिछली क्लास में अपन ने मुद्रास्फीति पढ़ा था, है ना, इन्फ्लेशन पढ़ा था। आज मुद्रा अपस्फीति या मुद्रा अवस्फीति। तो इसकी परिभाषा क्या है? मुद्रा अवस्फीति के निर्धारक घटक कौन से हैं? थोड़ा सा ब्रीफ में, संक्षिप्त में मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ये यहाँ अपस्फीति की परिभाषा लिखी हुई है। मुद्रा अपस्फीति एक परिस्थिति है जिसके अंदर वस्तु और सेवाओं की कीमतें लगातार घटती है, उसको मुद्रा अपस्फीति बोलते हैं या मुद्रा अवस्फीति बोलते हैं। जैसे मुद्रास्फीति के अंदर वस्तु और सेवाओं की कीमतें लगातार बढ़ती है, उसको मुद्रास्फीति बोलते हैं। उस प्रकार वस्तु और सेवाओं की कीमतें यदि लगातार घटती रहती है तो इसको मुद्रा अपस्फीति बोलते हैं या मुद्रा अवस्फीति बोलते हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां बाजार में हो जाती है कि कभी-कभी वस्तु और सेवाओं की कीमतें भी घटने लगती है, तो इस प्रकार की स्थिति को मुद्रा अपस्फीति या मुद्रा अवस्फीति बोलते हैं। सामान्य वस्तुओं, आवश्यक वस्तुएं, लग्जरी वस्तुएं, सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें घटती है, इसको मुद्रा की अपस्फीति बोलते हैं। और अपस्फीति के निर्धारक तत्व कौन से हैं? वो निर्धारक तत्व वही है जो इन्फ्लेशन के हैं, लेकिन अब वो नकारात्मक रूप से जाएंगे। आप लिख सकते हो अपस्फीति के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, आप लोग लिखना चाहिए तो आप लोग है वो लिख सकते हो एक एक करके पॉइंट। मुद्रा अपस्फीति के प्रमुख रूप से जो कारण है वो है मुद्रा की पूर्ति कम हो जाना। मुद्रा की पूर्ति कम हो जाना, क्योंकि इस जैसे भारत देश में मुद्रा की पूर्ति का निर्धारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को यदि टाइट कर लेता है, अपनी मौद्रिक नीति को थोड़ा सा कठिन कर लेता है, कठिन करने से क्या होता है, वो अपने औजारों को इस प्रकार प्रयोग करता है, जैसे बाजार के अंदर ब्याज की दर को वो बढ़ा देता है, उसी प्रकार सीआरआर को बढ़ा देता है। ऐसा करने से बाजार में बैंकों के पास मुद्रा स्टॉक कम होता है, उनके पास बाजार में लोन देने की क्षमता कम हो जाती है। और यदि लोन देने की क्षमता कम हो जाती है तब क्या होता है, बाजार में मुद्रा की पूर्ति घटने लगती है, लोगों के पास कम से कम पैसा आता है। यदि पैसा कम आएगा तो वस्तु और सेवाओं की मांग अपने आप कम हो जाएगी, और यदि वस्तु और सेवाओं की मांग कम हो जाएगी तब क्या होगा, वस्तु और सेवाओं की कीमतें घटने लगती है। आप सबको पता है बाजार संगठन में, बाजार में ये वस्तु की कीमत कैसे तय होती है? मुद्रा बाजार की में वस्तु और सेवाओं की कीमत वस्तु की मांग और पूर्ति पे होती है। यदि वस्तुओं की मांग वही है, यदि पूर्ति घटती है, तब क्या होता है, बाजार के अंदर अपस्फीति हो जाती है, वस्तु और सेवाओं की कीमतें घटने लगती है। इसलिए वस्तु और सेवाओं की कीमतें घटने का प्रमुख कारण या अवस्फीति का प्रमुख कारण क्या है? बाजार में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, मौद्रिक नीति के द्वारा देश के अंदर मुद्रा की पूर्ति घट जाती है। जब मुद्रा की पूर्ति घटती है तब वस्तु और सेवाओं की कीमतें घटने लगती है। ठीक है। उसी प्रकार अन्य फैक्टर इसका है वो है मांग कम हो जाना। जैसे मुद्रा की पूर्ति क्यों बढ़ती थी? क्योंकि मांग बढ़ जाती थी। यहां पे क्या है, मांग घट जाना। यदि बाजार के अंदर वस्तु और सेवाओं की जाने वाली मांग घट जाती है, यानी बाजार में इस प्रकार की परिस्थिति है, जैसे कि सबको पता है ये कोरोना काल हो गया, कोरोना काल में लोगों की इनकम कम हो गई तो क्या हुआ, वस्तु और सेवाओं की मांग अपने आप घटने लग गई, अपने आप वस्तु और सेवाओं की मांग कम हो गई, कारें बिकना बंद हो गई। तो इसलिए क्या होता है कि जब वस्तु और सेवाओं की मांग कम होती है तब पूर्ति बहुत है, बाजार में वस्तु और सेवाएं बिकने के लिए तैयार है, पूर्ति में कोई कमी नहीं है, लेकिन वस्तु और सेवाओं को खरीदने वाले लोगों की मांग नहीं है। और यदि मांग नहीं होती है तो क्या होता है, वस्तु और सेवाओं की कीमतें भी घटने लगती है। यदि कार की मांग नहीं होगी तो कार की कीमत भी घटने लगती है, क्योंकि बाजार में वस्तुओं की कीमत वस्तुओं की मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा होती है। यदि एक मांग कम हो जाएगी तो वस्तु की कीमतें भी घटने लगती है, वस्तुओं की कीमतें भी घटने लगती है। उसी प्रकार अन्य कई कारण है, मैं एक एक करके कारण लिखा देता हूं। तीसरा कारण उसमें वो है साधनों की कीमत में कमी। यदि साधन से वस्तु और सेवाएं बनती है,
यदि साधनों की कीमतें कम हो जाती है, क्योंकि साधनों की कीमतों से यह तय होता है कि वस्तु की कीमत कितनी होती है। यदि साधनों की कीमत कम हो जाती है, जैसे इनपुट कम हो जाती है, अर्थात जैसे कार बनती है, कार बनाने के लिए जो इनपुट है, जैसे कि इस्पात है, इस प्लास्टिक है ना, बैटरी है, मैन पावर है, ये सारे साधन है। इन साधनों की कीमतें कम हो जाएगी तो कार की लागत कम हो जाएगी, लागत कम हो जाएगी तो कार की कीमत भी अपने आप ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इसीलिए तीसरा प्रमुख कारण है वो यह है कि बाजार के अंदर साधनों की कीमतें घटने से, संसाधनों की कीमतें घटने से उनसे बनने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें भी घटने लगती है। ऐसा होने से बाजार में अपस्फीति होने लगती है, बाजार में अवस्फीति होने लगती है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? ये कुछ प्रमुख कारण है कि बाजार के अंदर अपस्फीति या अवस्फीति होने लगती है। अब इस अवस्फीति की तुलना, अब अवस्फीति से प्रभाव क्या पड़ता है बाजार में? ये जो अविस्फीति है, इसका प्रभाव क्या है या ये क्यों होती है? सिंपल सी एक छोटी सी भाषा में कहें तो इसका प्रभाव, पहला प्रभाव क्या होता है इसके अंदर? कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब यह है कि वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कम होगा, क्योंकि बाजार के अंदर क्या जाएगा? ये नेगेटिव सेंटिमेंट्स जाएगा, बाजार के अंदर एक नकारात्मक सोच जाएगी। आप लोग लिख दीजिए कि ऐसा होने से यदि अपस्फीति होती है तो प्रभाव क्या पड़ेगा? अपस्फीति का प्रभाव क्या पड़ेगा? आप लिख दीजिए। अपस्फीति का जो पहला प्रभाव पड़ेगा ये क्या होगा? उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा, मतलब वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन हो रहा है वो कम होने लगेगा। अर्थव्यवस्था में इंडस्ट्रियलाइजेशन की बजाय, औद्योगिकरण की बजाय डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगता, मतलब औद्योगिकरण कम होने लगता है। वस्तु और सेवाओं को बनाने वाली कंपनियां बाजार छोड़ के जाने लगती है। ठीक है, तो सबसे पहला इसका प्रभाव यह पड़ता है कि अर्थव्यवस्था में मंदी छाने लगती है, मतलब इसको क्या बोलते हैं? मंदी बोलते हैं, मतलब औद्योगिकरण की कमी होती है। या दूसरा पॉइंट लिखते हो, अर्थव्यवस्था में मंदी छाने लगती है। अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी दो होते हैं। मंदी का मतलब यही है कि अर्थव्यवस्था में सारा नेगेटिव सेंटिमेंट्स है, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कम होने लगता है, वस्तुएं कम बिकती है, ये सारा का सारा नेगेटिव सेंटिमेंट्स जाता है। तो दूसरा जो प्रभाव इसका वो ये पड़ता है कि अर्थव्यवस्था में मंदी छाने लगती है, अर्थव्यवस्था में नकारात्मक परिणाम आने लगते हैं। नकारात्मकता अर्थव्यवस्था में तेज गति से घूमने लगती है, चारों तरफ से एक ऋणात्मक माहौल बनने लगता है अर्थव्यवस्था में, और अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र नीचे की ओर गिरने लगता है। व्यापार चक्र नीचे की ओर है वो गिरने लगता है। तीसरा प्रभाव आप लिख दीजिए, अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी बढ़ने लगती है। अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी बढ़ने लगती है। अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी बढ़ने लगती है, क्योंकि यदि उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसका जो अंत में जो परिणाम पड़ता है वो आम आदमी पर पड़ता है। जैसे अब है, अब क्या हो रहा है कि ये मंदी है, महामंदी का दौर है। ये अभी जो कोरोना काल है ये महामंदी का दौर है, और इस महामंदी के दौर में हो क्या रहा है? वस्तु और सेवाओं का उत्पादन बंद होने से अभी सरकार ने एक सूचना दी है कि करीब 2 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। 2 करोड़ लोग बेरोजगार होने का कारण क्या है? क्योंकि बहुत सारे उद्योग धंधे बंद हो गए, तो फैक्ट्रियों ने लोगों को निकाल दिया बाहर, लोगों को बाहर निकाल दिया, तो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी बढ़ने लगती है, लोगों को रोजगार ही नहीं मिलता। स्थिति ये हो रही है कि जो सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर अब क्या है? रेहड़ी निकाल के सामान बेच रहे हैं या सब्जियां बेच रहे हैं। यहां तक स्थिति ये हो गई है कि जो बेरोजगारी बढ़ी है, जो बेरोजगार हुए हैं वो लोग नरेगा में काम कर रहे हैं, ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। अच्छा लोगों का पैकेज था वो कम हो गया। चौथा कारण है आय, देश की आय घटने लगती है। चौथा प्रभाव इसका यह है कि देश की अर्थव्यवस्था में आय घटने लगती है। अर्थात होता क्या है कि जब मंदी आती है, अभी आपने कल का ही डेटा देखा होगा कि देश की जीडीपी कितने प्रतिशत कम हो गई? 23% कम हो गई। ये कोरोना काल मंदी का काल है। इस मंदी के काल में क्या हुआ? वस्तु और सेवाओं का उत्पादन नहीं हुआ, उद्योग धंधे बंद हो गए, तो उत्पादन ही नहीं हुआ, और उत्पादन नहीं होने से क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था की जो जीडीपी है, देश का जो संपूर्ण वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन है, उसका जो बाजार मूल्य है वो जीडीपी कहलाता है। तो जीडीपी घट गई, मतलब 23% जीडीपी इस कोरोना काल में देश के अंदर है वो घट गई। वो है वो त्रैमासिक सरकार की डिटेल कल आई थी, इसके अंदर ये था कि देश की
जो जीडीपी है वो 23% घट गई है इस दौरान। तो इसलिए क्या होता है कि देश की आय घटने लगती है, जीडीपी घटने लगती है, जीएनपी घटने लगती है। इसलिए इसका नकारात्मक प्रभाव है वो अर्थव्यवस्था में पड़ता है। अगला पॉइंट लिखिए, सरकार कर सरकार द्वारा कर कलेक्शन कम हो जाता है। सरकार का कर संग्रहण कम हो जाता है, क्योंकि जब देश की जीडीपी बढ़ती है तो सरकार का टैक्स रेट होती है, उसी कर की दर से सरकार के अंदर अधिक से अधिक सरकार के खजाने में टैक्स जमा होता है। तो सरकार के अंदर टैक्स कलेक्शन, जो टैक्स संग्रहण है वो बढ़ने लगता है। लेकिन जब भी मंदी आती है तो इसका उल्टा प्रभाव पड़ता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है। विपरीत प्रभाव ये पड़ता है कि मंदी होने से अर्थव्यवस्था में सरकार का कर कलेक्शन कम होने लगता है, क्योंकि जीडीपी कम हो जाएगी। सपोज जीडीपी 100 रुपए है और सरकार 10% टैक्स ले रही है, तो सरकार के पास कितना जाएगा? 10% जाएगा। अब देश की जीडीपी सपोज 23% कम हो गई, तो अब देश की जीडीपी कितनी बची? 80 रुपए। तो 10% टैक्स जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ? सरकार ने कर की दर में कोई परिवर्तन नहीं किया है, लेकिन देश की जीडीपी कम होने से, जीएनपी कम होने से, देश के लोगों की आय कम होने से सरकार के द्वारा कर संग्रहण कम हो जाता है। इसी दौरे में आपको उदाहरण दूं कि एक साल में सरकार के द्वारा टोटल देश के अंदर 15 लाख करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन होता है, जो अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी कलेक्शन होता है, अभी वो 2.5 लाख करोड़ रुपए टूट गया है। इस मंदी के काल में एक साल में सरकार का जीएसटी कलेक्शन 2.5 लाख करोड़ रुपए टूट गया है। उसी प्रकार जो प्रत्यक्ष कर है वो भी करीब करीब लाख 1.5 लाख करोड़ रुपए टूटने वाला है। अर्थात इसका परिणाम ये जाएगा कि कोरोना काल में मंदी होने से देश में जो सरकार का कर संग्रहण है वो करीब करीब 3 से 4 लाख रुपए टूट जाएगा। इसलिए सरकार के पास आने वाला पैसा भी कम हो जाएगा। यदि सरकार का कर संग्रहण टूट जाएगा तो इसलिए इसका अर्थव्यवस्था में नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सरकार जो आम जनता पे खर्च करती है, सरकार जो गरीबों पे खर्च करती है, सरकार जो सामाजिक सेवाओं में खर्च करती है, उस पर कमी हो जाएगी। इसलिए आप अगला पॉइंट लिखिए कि सामाजिक क्षेत्र में कमी हो जाती है, सामाजिक क्षेत्र का विस्तार रुक जाता है। अगला पॉइंट इसका यह है, जैसा मैंने आपको बताया कि यदि सरकार के पास पैसा कम आएगा, सरकार का टैक्स कलेक्शन कम आएगा, तो सरकार खर्च भी कम करेगी। सरकार नई स्कूलें कॉलेजें नहीं बनाएगी, सरकार रोडें भी नहीं बना पाएगी, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है। सरकार सामाजिक कल्याण योजनाओं पे खर्च नहीं कर पाएगी, सरकार गरीबों पे खर्च नहीं कर पाएगी, सरकार नरेगा पे भी खर्च कम करेगी। सरकार सब्सिडी देती है गैस पे, वो खत्म कर देगी, जैसे अभी खत्म हो गई है देश के अंदर। सब चीजें निर्भर करती है कि सरकार के पास पैसा कितना आ रहा है, टैक्स कलेक्शन कितना आ रहा है। वो कम आएगा तो अपने आप क्या होगा? सरकार सामाजिक सेवाओं पे, गरीबों पे, सब्सिडी पे सारा खर्चा सरकार का कम हो जाएगा। इसलिए सामाजिक सेवाओं का विस्तार रुक जाएगा। अब गरीबों का यदि विस्तार रुक जाए, गरीबों पे खर्च कम हो जाएगा, तो देश में क्या होगा? नकारात्मक परिणाम जाएगा। अगला परिणाम आप लिखिए, और इस मंदी के कारण अगला परिणाम क्या हो? देश में गरीबी बढ़ने लगती है। देश में गरीबी बढ़ने लगती है। आवाज आ रही है भाई? सुभाष, चलो अगला पॉइंट लिखिए, देश के अंदर गरीबी बढ़ने लगती है। देश के अंदर गरीबी बढ़ने लगती है। ठीक है, गरीबी बढ़ जाएगी। जैसा मैंने आपको बताया, अभी यूएनडीपी ने भी कहा है कि भारत जैसे देशों में गरीब कम से कम, जो भारत की जो गरीबी रेखा से ऊपर है, 5 से 7% लोग फिर वापस गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे। बड़े मुश्किल से हम लोगों ने इतने साल तक प्रयत्न करके देश में गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर ले गए थे। सरकार ने तेज गति से पैसा खर्च किया, स्कूलें कॉलेजें बनाई, सरकार योजना बनाई है, वो नरेगा बनाई, इंदिरा आवास बनाए, सारी योजना बनाई, ट्राइसेम बनाया, अधिक से अधिक योजना बनाई, अधिक से अधिक गरीबों के खाते में पैसा जाए, उनके बैंक में पैसा जाए, उनके हाथ में अधिक से अधिक पैसा जाए, ताकि वो उन पैसों को खर्च करते हुए अपने आवश्यक वस्तु और सेवाओं को खरीदे, ताकि वो गरीब नहीं रहे। लेकिन अब सरकार के पास यदि कलेक्शन की कमी हो जाएगी, टैक्स कलेक्शन की कमी हो जाएगी, सरकार की क्षमता कम हो जाएगी, तब सरकार फिर क्या करेगी? खर्च नहीं कर पाएगी। जब खर्च नहीं कर पाएगी तो आम आदमी पे विपरीत प्रभाव पड़ेगा और देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या तेज गति से बढ़ने लगेगी। इसलिए कुछ लोग कह रहे हैं कि यूएनडीपी ने कहा है, वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है, कई दुनिया के देश, एक्सपर्ट और अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि भारत जैसे गरीब देश में इसका जबरदस्त नकारात्मक प्रभाव जाएगा और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, जबकि घटनी चाहिए और घट रही है, लगातार घट रही है भारत में, लेकिन अब वापस बढ़ने की संभावना है, क्योंकि सब चीजें ऋणात्मक हो रही है। इसलिए गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, इसका आगे का